जय जोहार दोस्तों, मैं हरनाम मरावी। आप देख रहे हैं गोंडवाना एक्सप्रेस न्यूज और हम सीधे ले चलते हैं बालाघाट। बालाघाट जिले में रेत माफियाओं पर चल रहा है गुंडा राज। चारों तरफ तबाही ही तबाही। गोनकट्टा नदी का है मामला। आपको बता दें, बालाघाट जिले के अंतर्गत तमाम विधानसभा क्षेत्रों में अवैध रेत खनन को लेकर रेत माफियाओं की गुंडागर्दी तेज़ी रफ्तार से बढ़ गई है। आप स्क्रीन में देख सकते हैं, दिन दहाड़े जीसीपी से ट्रकों में भरी जा रही है रेत। गोनकट्टा नदी का है मामला। शासन प्रशासन नदारत। कलेक्टर एसपी को दी गई थी जानकारी, कोई भी सरकारी अमला नहीं की कार्रवाई। आखिर रेत माफियाओं को किसका है संरक्षण? ठीक उसी प्रकार बगलीपाट बंजर नदी पर भी दिन दहाड़े रेत चोरी की जा रही है। अवैध रेत खनन से पानी का स्तर नीचे गिरते ही जा रहा है। इसको लेकर बालाघाट जिले के पूर्व सांसद, पूर्व विधायक कंकर मुंजारे ने जो है गोनकट्टा नदी में जाकर जायजा लिया और दिन दहाड़े जीसीपी और ट्रकों को रेत में लोड करते हुए पकड़ा। किसानों के बनाए हुए कुएं, इससे वो गन्ने की खेतों से सिंचाई करते थे, तो रेत जो है कुएं के बराबर भरी हुई थी, तो पानी उनको मिल जाता था। अब वाटर लेवल नीचे चला गया, कुआं इनको ऊपर आ गया, तो सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलेगा, मुश्किल में फंस गया किसान। फसलों की बहुत सारे जय जोहार साथियों, मैं हरनाम मरावी गोंडवाना एक्सप्रेस न्यूज़ से। और आज हमारे साथ में जुड़ गए हैं राजा लिल्हारे। चूँकि सोशल मीडिया में एक वीडियो बहुत तेज़ वायरल हुआ था, जिसको व्हाट्सएप में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, ट्विटर में जो है वो बहुत तेज़ी से वायरल हुआ था वो वीडियो। और उसमें ये दिखाया गया था कि राजा लिल्हारे जी जंगल में है और कहीं ना कहीं जो है बालाघाट ज़िले के अंदर में रेत खनन को लेके वो काफ़ी लंबे अरसों से जो है लड़ाई कर रहे हैं। क्योंकि जो है रेत खनन से जो है पर्यावरण संतुलित बिगड़ता है, तो इसको लेके जो है राजा लिल्हारे जी काफ़ी दिनों से काफ़ी वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं। और हमने जो है वीडियो देखा और उसमें जो है कलेक्टर महोदय, एसपी महोदय जी को उन्होंने जो कहा कि वो हमें जो है हमारी जो मांग है, हमने जो मांग उठाया है, जो रेत खनन वालों के ऊपर जो है कार्रवाई होनी चाहिए, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। और उसको लेके जो है शासन प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया और ऊपर से जो है जो चोर है उसके ऊपर कार्रवाई ना करते हुए और कलेक्टर महोदय और एसपी महोदय ने जो है उनको जो है प्रताड़ित करना शुरू किया। साथ में थाने वालों को भी लगा दिया कि राजा लिल्हारे का व्यक्ति जहाँ पे भी अगर मिलता है तो आप उसको पकड़ें, ऐसे करके। तो राजा लिल्हारे जी अपनी जान बचाने के लिए यहाँ वहाँ भागते रहे और गोंडवाना एक्सप्रेस न्यूज़ की टीम लगातार एक सप्ताह से उनका पीछा करते करते अज्ञात सूत्रों के माध्यम से जो है हमको पता चला कि लिल्हारे जी हमको जो है भोपाल में दिखाई दिए थे और वो रेत खनन को लेके जो है वहाँ पर दिल्ली जाने वाले हैं, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने वाले हैं। तो ऐसे जो है हम लोग जो है एक गोंडवाना एक्सप्रेस न्यूज़ के माध्यम से है उनके तक पहुँचने की कोशिश की और आज हम गोंडवाना एक्सप्रेस न्यूज़ सफल भी हुआ। राजा लिल्हारे हमारे साथ जुड़े हैं। आपका परिचय देंगे? मैं राजा लिल्हारे और मैं धन्यवाद देता हूं गोंडवाना एक्सप्रेस न्यूज़ को कि उन लोगों ने मुझे
मेरे साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा था, और उस दुर्व्यवहार को वो लोग देख नहीं पाए और उन्होंने बाइट लेना और मेरी न्यूज़ छापना ज़रूरी समझा। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पुनः गोंडवाना एक्सप्रेस को। साथियों, मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ कि मैंने जब से होश संभाला है तब से मैं वन्य प्राणियों को बचाने के लिए काम कर रहा हूँ, पर्यावरण को बचाने के लिए काम कर रहा हूँ। इसी संदर्भ में मैं पिछले 2 से 2.5 साल से लगभग नदियों की जिस तरह से लूट हो रही है पूरे मेरे ज़िले में, वो नदियों की लूट को बचाने के लिए और नदियों की जो लूट हो रही है उससे जो जल स्तर हमारा कम हो रहा है, पर्यावरण में असंतुलन आ रहा है, उसको बचाने के लिए मैंने मुहिम छेड़ रखा है। तो इस संदर्भ में मैं कई दिनों से लड़ रहा था और मुझे बहुत सारी परेशानियां भी हुई इसमें, क्योंकि इस देश के मुखिया ने भी कहा था कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया है, यमुना ने मुझे बुलाया है। इस देश के मुखिया नदियों को अपनी माँ मानते हैं, और जिस तरह से मुखिया ने कहा कि नदियाँ हमारी माँ हैं, और जिस तरह से ज़मीन पर मेरे ज़िले में ज़मीन पर नदियों की हालात है वो मुझसे देखी नहीं गई, और उसके साथ में जो अत्याचार हो रहा है, उसका जो चीरहरण हो रहा है वो मुझसे देखा नहीं गया, और मैं इसके खिलाफ़ मैंने जंग छेड़ी और मैं कई दिनों से इसके ऊपर काम कर रहा हूँ। बालाघाट में लगभग पूरे बालाघाट ज़िले में बहुत सारे घाट हैं जिन घाटों पर अवैध तरीके से नदियों को लूटा जा रहा है, वहाँ से रेत निकाली जा रही है, जिससे हमारे किसानों का जो जल स्तर है कुओं का वो कम होता जा रहा है, उनकी फसलें बर्बाद होती जा रही है, पर्यावरण में असंतुलन आ रहा है, नदियों में जितने जो जीव है वो जीव बर्बाद हो रहे हैं। तो मैं इसी संदर्भ में मुझे अभी 2 अगस्त 2023 को एक फ़ोन आया था मेरे ज़िले में ही बोनकट्टा नदी घाट में कि यहाँ पर रेत की अवैध चोरी की जा रही है बड़ी बड़ी फोकलिंग मशीनों द्वारा, और डंफरों से वहाँ से रेत चोरी जा रही है। चूँकि बालाघाट ज़िले के कलेक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने 30 जून को ये लेटर जारी कर दिया है कि आज से अब उत्खनन नहीं होगा, नदियों का उत्खनन नहीं होगा, चूँकि पर्यावरण की दृष्टि से उसको बंद कर दिया जाता है, और फिर 1 अक्टूबर से वो प्रारंभ होता है। इस बीच मुझे 2 अगस्त को जानकारी आई, और मैं इस जानकारी पर मैं बोनकट्टा घाट गया, और बोनकट्टा घाट जाने के बाद मैंने देखा कि नदी में लोग अवैध रूप से वहाँ पर फोकलैंड मशीन और डंफरों से रेत भर रहे थे। तब मैंने वहाँ पर जीपीएस में लोकेशन में एक वीडियो बनाया और फ़ोटो लिया, और फ़ोटो लेके मैंने फिर बालाघाट ज़िले के एक क्रांतिकारी नेता है सम्मान्य कंकर मुजारे जी, उनको बताया। तो उनके साथ में मैं 3 तारीख को उस घाट पर गया, और उस घाट पर जाने के बाद हमने वहाँ मौके पर 3 फोकलैंड मशीन और 3 डंफर को पकड़ने के बाद हमारे साथ ये हुआ कि वहाँ पर जो रेत चोरी करने वाला राजेश पाठक है, उसने लगभग अपने 100 आदमी, हथियारबंद आदमी को भेज दिया, और वे लोग वहाँ दारू पीकर आए थे, शराब पीकर वहाँ पर आकर वो तमाशे कर रहे थे। तमाशे करने में वो लोग मारने पीटने की भी बात कर रहे थे, और पूर्व सांसद के साथ में भी उन्होंने अभद्र व्यवहार किया। मुझे उन्होंने ट्रक के डंपर के सामने डालने की कोशिश की, ढकेल कर डंपर के सामने ढकेला। मेरे कुछ साथियों ने फिर वहाँ से हमें अलग किया। उसके बाद हमने प्रशासन को जानकारी दी। हमने सबसे पहले कलेक्टर गिरीश कुमार मिश्रा, बालाघाट ज़िले के जो कलेक्टर हैं, उनको जानकारी दी, उनको हमने फ़ोन लगाया, किंतु दुर्भाग्य से सरकारी नंबर जो था कलेक्टर गिरीश कुमार मिश्रा का, वो दिन भर पूरा बंद था, जो कि नहीं होना चाहिए। उसके बाद हमने एसपी समीर सौरभ को फ़ोन लगाया बालाघाट के, उन्होंने कहा कि हम नहीं आएंगे, जब तक माइनिंग वाले ना आए तब तक हम नहीं आएंगे। मैंने कहा कि माइनिंग वाला जो मामला है वो अलग है, ये तो चोरी का मामला है, और चोरी के मामले को पुलिस पकड़ती है, आपको आना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि जब तक माइनिंग वाले नहीं आएंगे तब तक हम नहीं आएंगे। उसके बाद हमने माइनिंग इंस्पेक्टर मुकेश वाड़वे को फ़ोन लगाया, उन्होंने भी कहा कि हम आ रहे हैं। फिर हमने कटंगी के जो एसडीएम है उन्हें फ़ोन लगाया, उन्होंने भी कहा कि हम आ रहे हैं। हमने 1 बजे लगभग फ़ोन लगाया सारे लोगों को। फिर हमने तिरोड़ी वहाँ तहसील पड़ती है, वहाँ के तहसीलदार को फ़ोन लगाया, और तहसीलदार ने बोला कि हम आ रहे हैं, और वहाँ के थानेदार को भी लगाया। हमने बार बार ये जानकारी दी कि यहाँ पूर्व सांसद है, हम लोग हैं, और यहाँ पर इनके साथ में अभद्र व्यवहार किया जा रहा है, यहाँ कोई भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इस पर भी वहाँ प्रशासन नहीं पहुँचा,
और 1 बजे से हम वहाँ पहुँचे थे दिन में, शाम के 5:30 बजे तक वहाँ कोई अधिकारी नहीं आया। उसके बाद हमने संजय सिंह IG बालाघाट को फ़ोन लगाया, और फ़ोन लगाने के बाद उसके बाद 6-6:30 बजे वहाँ पर तहसीलदार और 2 पुलिस वाले और एक माइनिंग इंस्पेक्टर मुकेश वाड़वे जी आए। हमने उन्हें बता दिया कि इस तरह से यहाँ लूट हो रही है, उन्हें पूरा वीडियो सौंप दिया, फ़ोटो सौंप दिया, और फिर हम लोग वहाँ से चले गए। उसके बाद कलेक्टर गिरीश कुमार मिश्रा के फ़ोन पर मैंने वो वीडियो GPS में जो लोकेशन वाला वीडियो बनाया था और फ़ोटो सारी भेज दी, और मैंने कहा कि इस तरह से यहाँ चोरी हो रही है, उन्हें मैंने जानकारी दे दी, और कलेक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने वो जानकारी पढ़ भी ली। उसके बाद उन्होंने उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की, उन्हें छोड़ दिया गया। उसके बाद में 12 तारीख को फिर मेरे पास वहाँ से एक वीडियो आया बोनकट्टा घाट से, और फ़ोटो आया GPS में बना हुआ कि आज भी यहाँ पर लूट जारी है। हमने जानकारी दे दी थी 3 तारीख को, और 3 तारीख के बाद फिर 12 तारीख को भी वहाँ लूट का वीडियो हमारे पास आया। वो भी मैंने कलेक्टर गिरीश कुमार मिश्रा को फ़ोन लगाया, उसके बाद में समीर सौरभ SP को फ़ोन लगाया, किंतु इन दोनों ने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। इनका जो कॉल रिकॉर्ड है वो मेरे पास है, मैंने इनको फ़ोन लगाया था, मैंने 2-2, 3-3 बार इनको फ़ोन लगाया, इन्होंने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। और जब मेरा फ़ोन इन्होंने नहीं उठाया तो मैंने वो जानकारी इनके दोनों के व्हाट्सअप नंबर पर, कलेक्टर गिरीश कुमार मिश्रा और SP समीर सौरभ के व्हाट्सअप नंबर पर जानकारी प्रेषित कर दी, और कहा कि इस तरह से यहाँ लूट हो रही है। और उन्हें मैंने लिख कर भी कुछ भेजा कि यहाँ पर इस तरह से जानकारी लूट हो रही है, और आप देशभक्ति और जनसेवा की बात कर रहे हैं, क्या यही जनसेवा देशभक्ति है? आपके अंदर यदि कानून के प्रति कोई श्रद्धा होगी तो आप अपनी जवाबदारी पूरी करें और चोरों को पकड़े। और मैंने धन्यवाद भी कहा था उनको। इसके बाद कलेक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने और SP समीर सौरभ ने, दोनों ने मेरे नंबर को ब्लॉक कर दिया। इसके बाद लगातार लूट चलती रही नदियों की फोकलेट मशीन और डंफरों से, इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। और उसके बाद फिर 30 अगस्त 2023 को मेरे पास बोनकट्टा घाट से एक वीडियो आया, और उस वीडियो में वीडियो आया और फ़ोटो आई GPS में, कैमरे GPS लोकेशन वाला जो वीडियो बनता है, टाइम डेट और स्थान वाला, उसमें फ़ोटो और वीडियो आया। उस वीडियो को मैंने और फ़ोटो को कलेक्टर गिरीश कुमार मिश्रा और SP समीर सौरभ के व्हाट्सअप नंबर पे डाला, किंतु मैंने अपने मोबाइल से ना डालकर किसी एक राधेश्याम रनगिरे का लड़का नाम का जो लड़का था, उस नंबर से मैंने उनको जानकारी डाली। चूँकि मेरा नंबर ये दोनों लोग ब्लॉक कर चुके थे, इसलिए मुझे दूसरे के नंबर से डालना पड़ा। तो उसमें पुलिस ने, SP समीर सौरभ ने ये काम किया कि जिसके नंबर से हमने जानकारी दी थी, उस लड़के को दूसरे दिन सुबह उन्होंने उसके घर से उठा लिया, और उठा करके उसे थाने में बंद करके रखा। और थाने से फिर मुझे फ़ोन करवाया वहाँ से उन्होंने, और वो लड़के ने मुझे कहा कि चाचा आप कहाँ हैं, जय स्तंभ चौक तक आए। तो मैंने बोला कि बेटा मैं तो बाहर हूँ। तो मैंने बोला क्या काम क्या है? तो उन्होंने बोला कि कुछ काम है। तो मैंने बोला मैं गोंदिया में हूँ। तो पीछे से एक पुलिस वाले ने उसको फ़ोन में थाने से कहा कि कब आएगा पूछ। तो उस लड़के ने कहा कि कब आएगा, कब आओगे चाचा? तो मैंने बोला कि कल आऊँगा, और इतना कहकर मैंने फ़ोन काट दिया। उसकी रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है, फ़ोन रिकॉर्डिंग। उसके बाद में ये हुआ ये कि लगभग 3 बजे मैं अपने गाँव से अदर स्टेट महाराष्ट्र चला गया था, ससुराल चला गया था। वहाँ पर मुझे ढूंढते ढूंढते मेरे ससुराल तक, बालाघाट से 45 किलोमीटर दूर मेरे ससुराल तक ढूंढते ढूंढते नागरा तक एक पुलिस वाला आया, जिसका ट्रू कलर में नाम बता रहा था अनिल सिंह कोसमी करके, उसका नंबर भी मेरे पास है। वो आके अचानक मुझसे अजीब अजीब किस्म की बात करने लगा, और उसने बताया कि मैं पुलिस से हूँ और जहाँ पर हो तुम वहीं रुक जाओ। और अचानक बिना कुछ जानकारी दिए मुझसे वो अजीब अजीब किस्म की बात करने लगा। तो मुझे लगा कि ये लोग मुझे कुछ गलत हानि पहुँचाने के लिए आए हैं। तो मैंने वहाँ से फिर जाना उचित समझा, और मैं वहाँ से चला गया, चूँकि मेरे पास इन तीनों के खिलाफ़ सबूत थे। और इसके पूर्व में भी जितनी नदियों को इनने लूटा है उसका मेरे पास वीडियो फ़ोटो सब है GPS में, और इनकी लूट का पूरा प्रमाण मेरे पास में है। जो रेत ठेकेदार राजेश पाठक है उसकी लूट का प्रमाण है। SP और कलेक्टर ने जिस तरह के तरीके से चोरी करवाई और करी उसका लूट का प्रमाण था। तो उस प्रमाण को छुपाने के लिए मुझे सुरक्षित स्थान पर जाना पड़ा जी। उसके बाद में मैं सुरक्षित स्थान पर गया, और उसके बाद में मुझे मेरे गांव भोरगढ़ में भी पुलिस ढूंढ रही थी। और फिर वो जो लड़के को पुलिस ने जो उठाया था, वो लड़का, उसे 2 दिन तक थाने में रखा और एक रात रखा। उसके साथ में अमानवीय कार्य किया गया, उसको प्रताड़ित किया गया। और SP ने, समीर सौरभ ने स्वयं खड़े रहकर उसे कहा कि इस साले को 15 बेल्ट मारो, और चमड़े का 6 इंच चौड़ा बेल्ट और 2 फीट लंबा बेल्ट उसे TI ने 8 बेल्ट मारा, और पुलिस वालों ने 7 बेल्ट मारा, ऐसा उस लड़के ने बताया। वो लड़का बेहोश हो गया, उसे खाने भी नहीं दिया गया।
और उसके बाद में 2 दिन बाद उस लड़के की ज़मानत हुई, और ज़मानत के बाद जब वो लड़का फ़ोन लेने के लिए थाने में गया, तो थाने में गया तो उस लड़के ने कहा कि मेरा फ़ोन मुझे दीजिए। तो वहाँ पर जो टीआई था, वो टीआई ने कहा, थाना प्रभारी ने कहा कि अभी मुख्य आरोपी मिलने को है राजा लिल्हारे, जब मुख्य आरोपी मिलेगा तब आपको हम फ़ोन आपका देंगे। फिर लिल्हारे जी, जी। इसमें एक प्रश्न ये है कि आपने इतने सारे मुद्दाएं उठाए और शासन प्रशासन को अवगत करवाया, एसपी साहब को आपने अवगत करवाया, कलेक्टर साहब को अवगत कराया, जी। लेकिन वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं क्या सरकार की इनके ऊपर दबाव है, क्या है इसमें? मुझे लगता है ये ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ जो मध्य प्रदेश में जो बीजेपी की सरकार है जी, उनका खुला संरक्षण है कलेक्टर, एसपी को और रेत माफियाओं को। जी। और अब मुझे ऐसी आशंका, मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है जी। कि ये लोग सब मिलकर नदियों को और पर्यावरण को उजाड़ रहे हैं। जी, प्रदेश के मुखिया ने कहा था जी, कि मैं मध्य प्रदेश में रेत का अवैध उत्खनन करने वाले को, अवैध शराब बेचने वाले को मैं 10 फीट गड्ढे के अंदर गड़ा दूंगा। जी, किंतु जिस तरह से प्रदेश के मुखिया कह रहे हैं, मुझे अब उनकी बातों पर भी शक हो रहा है, वो उससे उल्टा कर रहे हैं। अभी सोशल मीडिया में मैंने जो जानकारी डाली, वो जो वीडियो वायरल हुआ सारे लोगों तक पहुंच चुका है, जी, मुख्यमंत्री तक भी पहुंचा होगा, जी। और मुख्यमंत्री ने आज तक कलेक्टर और एसपी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की है। जी। इस बात का मुझे बहुत खेद है। जी, 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 तो मैं आपको पूरी जानकारी बता रहा था। जी, तो फिर मैं सुरक्षित किसी स्थान पे चला गया। जी। उसके बाद में 4-5 तारीख को मैंने एक अंतरिम जमानत के लिए कोर्ट में याचिका दायर की, जी, और उस अंतरिम जमानत की जो याचिका मैंने दायर की थी, उस पर 8 अगस्त 2023 को सुनवाई हुई। जी, सुनवाई में ये कहा गया कि राजा लिल्हारे अपराधी नहीं है, हमने उसके ऊपर कोई अपराध दर्ज नहीं किया है। जी, अब मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, जब मैं अपराधी नहीं था, जी, मेरे ऊपर कोई अपराध दर्ज नहीं किया गया, मैं पर्यावरण को बचाने के लिए जी। कलेक्टर एसपी को चोरी की जानकारी दे रहा था, जी। मुझे पुलिस क्यों ढूंढ रही थी? जी, जी, और पुलिस एमपी से महाराष्ट्र तक मुझे ढूंढते ढूंढते क्यों पहुंची? जी, उस पुलिस वाले का मेरे पास नंबर भी है, जी, उसकी रिकॉर्डिंग भी है, जिस तरह से उसने मुझसे बात की उसकी रिकॉर्डिंग भी मेरे पास में है, जी, जी, उसका भी मैं खुलासा करूंगा। जी, और मुझे मेरे गांव में भी ढूंढा जा रहा था, और जब जो राधेश्याम रणगिरे लड़का है वो अपना फ़ोन मांगने थाने में गया, तो पुलिस वालों ने उससे कहा कि मुख्य आरोपी राजा लिल्हारे अभी मिलने को है, तब आपका फ़ोन देंगे। जी, जब मैं अपराधी था ही नहीं, जी, तो पुलिस क्यों ढूंढ रही थी? पुलिस मुझे क्यों ढूंढ रही जी, थी? जी, जी, मुझे ये लगता है जी। कि कलेक्टर गिरीश कुमार मिश्रा और एसपी समीर सौरभ जी। और राजेश पाठक के जो कारनामे हैं, जी। चोरी के जो कारनामे हैं, और मैंने इनको जो जानकारी दी है, वो जो सबूत मेरे पास में है, जी, मुझे ऐसा लग रहा है अब कि उस सबूत को मिटाने के लिए और मुझे मारने के लिए, मुझे मिटाने के लिए ये लोग मेरे पीछे पड़े थे। किंतु मुझे जंगलों ने बचा लिया, वनों ने, जिस पर्यावरण के लिए मैं लड़ रहा हूँ उस पर्यावरण ने मुझे बचा लिया। उसकी गोद में मैं 8 दिन रहा, और मैं 8 दिन इसलिए नहीं रहा कि मैं इन लोगों से डर रहा था, जी। मैं इसलिए रहा कि ये लोग कहीं इनके खिलाफ जो मैंने सबूत इकट्ठे किए हैं जी। वो एक सबूत कहीं ये मिटा ना दे, इसलिए मुझे जंगलों में रहना पड़ा। किंतु अब मैं वो सबूत सुरक्षित हाथों तक पहुंचा चुका हूँ। जी। मैं सबूत के कुछ अंश आपको भी अभी दूंगा, जी, जी, है ना? जी। और इस तरह से मेरे साथ में अभी कुछ रोकना चाहूँगा आपको मैं। जी। रेत खनन को लेके जो है सरकार ने पैसा एक्ट जो है लागू की है। जी, जी। और पैसा एक्ट में स्पष्ट उसमें लिखा है कि जब तक ग्राम सभा की अनुमति ना हो वहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई ठेकेदार वहाँ पे टेंडर नहीं ले सकता। तो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र जैसे बिरसा हो गया, बैहर हो गया, परसवाड़ा हो गया, तो परसवाड़ा में बगली पाट का जो घाट है वहाँ पे बहुत सारा रेत का डम है। यहाँ तक कि पूर्व सांसद महोदय जी, पूर्व विधायक महोदय जी, माननीय कंकर मुंजारी जी भी यहाँ पर आए थे, और उन्होंने जो है कलेक्टर महोदय जी को, एसपी साहब को भी अवगत कराया था। लेकिन किसी भी प्रकार से जो है प्रतिक्रिया शासन प्रशासन अमला यहाँ पर नहीं पहुंची। और इसमें यह भी है कि 5 किलोमीटर के अंदर में आप डम नहीं कर सकते, क्योंकि बगली पाट जो है जहाँ पर डम है तो 1 किलोमीटर के अंदर में डम किया गया है, यानी धड़ल्ले के साथ में रेत चोरी की जा रही है। तो इसके बारे में जो है ये आखिर जनता आवाज़ उठाती है, हमारे जो प्रतिपक्ष जो नेता होते हैं वो आवाज़ उठाते हैं, तो हालांकि कार्रवाई होती क्यों नहीं है, क्या कारण है? देखिए, मैं आपको कहना चाहूँगा जी, 5वीं अनुसूची और पैसा एक्ट की बात कर रहे हैं जी। हमारे देश के जो मुखिया है और प्रदेश के जो मुखिया है वो केवल मात्र शब्दों में बताते हैं कि हमने आदिवासियों के लिए ये किया, वो किया। अभी प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमने पैसा एक्ट लागू कर दिया है,
किंतु उसका अनुपालन नहीं हो पा रहा है। जी जी बिल्कुल। ये लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं, केवल मात्र कहने के लिए पेशा एक्ट लागू है जी। और पांचवी अनुसूची लागू है, उसका अनुपालन कुछ नहीं हो रहा है। झुंझुना हाथ में थमा दिया गया है और जबरदस्ती गुंडागर्दी करके बीजेपी के ही लोग जी बिना ग्राम सभा की अनुमति लिए नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। रेत उत्खनन के जो नियम है कि आप नदी में कोई भारी मशीन नहीं डाल सकते, पोकलैंड मशीन नहीं डाल सकते, डंपर नहीं डाल सकते, किंतु नदी में सीधे सीधे पोकलैंड मशीन डालकर, डंपर डालकर नदियों का जो सीना है वो छल्ली किया जा रहा है। केवल मात्र बगली पाट की ही घटना नहीं, मैं आपको बताना चाहूँगा परसवाड़ा क्षेत्र में जहाँ पर पांचवी अनुसूची लागू है, यहाँ पर पूर्व विधायक है मधु भगत, उनका गाँव है चरेगांव, वहाँ पर भी सीधे सीधे डंपरों से रेत भरी जा रही है, पोकलैंड मशीन से रेत भरी जा रही। मैं वहाँ गया था, बगली पाट पर भी मैं आया था, यहाँ पर भी मैंने देखा कि जो डंप किया गया है वो नदी से महज 1-2 किलोमीटर की दूरी पर डंप है वो, और वहाँ पर नियमों की पूरी धज्जियां उड़ाई गई है। तो ये पेशा एक्ट और पांचवी अनुसूची एक झुंझुना है, केवल मात्र कहने के लिए है, उसका अनुपालन नहीं किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जो बोल रहे हैं उससे उल्टा कर रहे हैं और मुझे लगता है कि इस देश में अब तानाशाही हावी हो चुकी है, कोई कानून जैसी कोई चीज़ बची नहीं है। मैं जानकारी दे रहा हूं कलेक्टर एसपी को चोरी की, वो मुझे ही प्रताड़ित करे, मेरे साथ में आतंकवादी जैसा सलूक किया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि इस देश में कानून जैसी कोई चीज़ बची नहीं है और कानून की खुलेआम धज्जी उड़ाई जा रही है बीजेपी के लोगों के द्वारा। और मुझे तो अफसोस होता है विपक्ष के ऊपर कि विपक्ष बालाघाट में मेरे जिले में 3 कांग्रेस के विधायक है और 3 कांग्रेस के विधायक होने के बाद रेत की लूट पर एक भी दिन आवाज नहीं उठाई है उनने। मध्य प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल है कांग्रेस और उन्होंने विधानसभा के पटल पर एक भी दिन कोई क्वेश्चन नहीं किया रेत की लूट पर। इस बात से मुझे लगता है इनकी खामोशी जो है, एक लूट रहा है और दूसरा खामोश है, मुझे लगता है कि ये अंदर से दोनों मिले हुए हैं और दोनों ही हमारी जल जंगल जमीन को उजाड़ रहे हैं, नदियों को उजाड़ रहे हैं। इस बात का बड़ा खेद है कि विपक्ष कमज़ोर है और कुछ बोल नहीं रहा है, इसलिए मुझे शक हो रहा है कि ये दोनों मिले हुए हैं और पूरी जल जंगल ज़मीन को उजाड़ रहे हैं। इस पर हमारे लोगों को, हमारी जनता को सोचना चाहिए और उन्हें सामने आना चाहिए। अब शासन और प्रशासन से हमें कोई आस नहीं बची है। अगर हमारी जल जंगल ज़मीन को हमें बचाना है तो हमें स्वयं आगे आना पड़ेगा, अन्यथा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा इस देश में। पक्ष और विपक्ष दोनों लूटने में लगे हैं। मुझे बड़ी शर्म आती है इस देश में रहते हुए कि हम किस देश में रह रहे हैं, है ना। अवैध खनन जो है, जी, अवैध खनन को लेके जो है, जो माफिया लोग हैं, जी, गुंडे लोग हैं जी, तो ये जो अवैध खनन कर रहे हैं, तो इसकी लड़ाई आप निरंतर लड़ते रहेंगे? जब तक मेरा जीवन रहेगा, शरीर में खून का एक भी कतरा, जब तक एक कतरा रहेगा तब तक मैं लड़ता रहूँगा। मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ। मैं आपको अपने संदर्भ में बता दूँ कि मैं वन्य प्राणी संरक्षण में काम करता हूँ और वनों को बचाने के लिए, वन्य प्राणियों को बचाने के लिए मैं कार्य करता हूँ और मैं जो है हर दिन एक मौत मरता हूँ वन्य हिंसक प्राणियों को, बड़े बड़े जहरीले सांपों को पकड़ने में, वन्य प्राणियों को रेस्क्यू करने में, उन्हें बचाने में हर दिन एक नई मौत मरता हूँ और कई मौत मरने के बाद भी मैं आज जिंदा हूँ। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है क्योंकि प्रकृति मेरे साथ में है ना। प्रकृति के लिए मैं कार्य कर रहा हूँ, प्रकृति मेरे साथ में है। मैं अपनी अंतिम सांस तक अपनी जल जंगल जमीन और मातृभूमि को बचाने के लिए लड़ूंगा और मेरे जो क्रांतिकारी लोग हैं जिन्होंने अपनी जल जंगल जमीन और मातृभूमि के लिए लड़ा है, मेरे क्रांतिकारी लोग हैं, बिरसा मुंडा है, टंट्या भील है, शंकर शाह है, रघुनाथ शाह है, अवंती बाई है और तमाम सारे हमारे क्रांतिकारी लोग हैं। मैं उनके नाम को कलंकित नहीं करना चाहता, उनकी क्रांति को जिंदा रखना चाहता हूं और इसलिए मैं लड़ रहा हूं। मुझे कोई स्वार्थ नहीं है, मैं कोई लालची नहीं हूं। मुझे तकलीफ सहना पसंद है पर मेरी जल जंगल ज़मीन बर्बाद हो ये मुझे पसंद नहीं है और मैं अपनी अंतिम सांस तक इन सब चीज़ों के लिए लड़ता रहूँगा। तो देखिए साथियों, लिल्हारी जी ने एक बहुत बड़ी बात कह दी है कि ये धरती पे जो है राजा महाराजा, चाहे वो अवंती बाई हो, चाहे शंकर शाह, रघुनाथ शाह, बिरसा मुंडा हो, राजा, उसके बाद जाके आपका जो रानी दुर्गावती हो, इन्होंने जो है इस धरती के लिए लड़ा, जल जंगल ज़मीन के लिए लड़ाई लड़ी। और लिल्हारी जी ने बहुत बड़ी बात की है कि उनके जो है, उनके अधूरे संघर्षों को ये जो विदेशी आक्रमण जो है भारत को लूटने का काम कर रहे हैं, यहाँ की खनिज संपदा, वन संपदा को यहाँ को लूटने का काम कर रहे हैं, तो वो मैं लूटने नहीं दूंगा। ये बहुत बड़ी बात लिल्हारी जी ने कही है। और इस मैं गोंडवाना एक्सप्रेस के माध्यम से मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि जहाँ भी ऐसे रेत अवैध खनन अगर होता है तो आप लोग जो हैं संघर्ष करें,
संघर्ष करें, मिल के लड़ाई लड़ें, क्योंकि ये रेत जो है वो उस पंचायत के अंडर में आता है, वो वहाँ की संपत्ति होती है, वो आपके गांव की संपत्ति है। उस संपत्ति को कैसे बचाना है, आपको पर्यावरण को कैसे बचाना है, गांव को कैसे सुरक्षित रखना है। हालांकि रेत उत्खनन जो है उसको लेके जो है 100 रुपये ट्राली के हिसाब से गाँव वाले सीधे साधे लोग होते हैं, भोले भाले लोग होते हैं, 100 रुपये ट्राली के हिसाब से जो है उनको ठेकेदार माफियों को जो है दे देते हैं, और वो करोड़ों रुपए का जो है, अरबों करोड़ों रुपए का रेत बेचते हैं। तो इसलिए जो है आप लोग जो है राजा लिल्हारे जी का साथ दीजिए और इनके साथ जो है कंधे से कंधे मिलाकर जो है इनके साथ लड़िए। और बालाघाट ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र में जहाँ पर भी अवैध रेत उत्खनन हो रहा है, अवैध उत्खनन हो रहा है, उसके लिए आप लोग संघर्ष करिए। तो लिल्हारे जी बहुत बहुत आपको धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी ठीक है, फिर